चलो अभी पढ़ना है स्प्रिंग फोर्स के बारे में। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो है ये भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि दो तरह का फोर्स हो सकता है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। जिस फोर्स में क्या हो कि जो साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसे बोलो कि जिस फोर्स के कारण जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो कंजर्व रहता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें कंजर्व नहीं रहता उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बेसिकली ये टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन का, जो पढ़ा जाएगा उस डेट से पढ़ा जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स से ये पहले होता क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्या है? तो स्प्रिंग फोर्स की पहली बात तो ये कि यह इसको डिनोट किया जाता है एफ से। ठीक है, एफ से जो है इसको डिनोट किया जाता है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा, स्प्रिंग फोर्स जो होता है ये हमेशा स्प्रिंग में होने वाला डिस्प्लेसमेंट है उसके ये अपोजिट होता है। मान लो कि ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को अगर हम क्या करें कि स्ट्रेच करें, जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग जो है इस अपने शेप को रिस्टोर करने के लिए ये इसके ठीक अब पूरी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, उसी फोर्स को बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। या अगर ऐसे बोले कि अगर हम इस स्प्रिंग को जो है कंप्रेस करें, जब हम कंप्रेस भी करेंगे तभी भी ये स्प्रिंग क्या करेगा, अपने शेप को रिस्टोर करने के लिए ये फिर इधर फोर्स लगाएगा, उसी को बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है जो ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स। ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, ये जो फोर्स है वह स्प्रिंग में होने वाले डिस्प्लेसमेंट के हमेशा कैसा होता है, अपोजिट होता है। क्यों? देखिए जब इसको स्ट्रेच करें, हम इसको स्ट्रेच करें, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अब फोर्स किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है, ताकि इसको रिस्टोर कर पाए। उसी तरह हम इसको कंप्रेस करेंगे तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, ताकि इसको रिस्टोर कर पाए। तो ये हमेशा अपोजिट होता है स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। उसके अलावा अगर देखा जाए, देखो जितना ज्यादा हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उतना ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब उतना ज्यादा ये अपने आप को रिस्टोर करने के लिए फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इज proportional to displacement of spring। स्प्रिंग को जितना ज़्यादा डिस्प्लेस किया जाएगा उतना ज़्यादा उस पर फोर्स क्या होगा, अप्लाई होगा। ये बात हमने बोल रहे हैं, बात बोले थे हुक नामक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हुक्स लॉ दिया था। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ होता है कि स्प्रिंग फोर्स is directly proportional to displacement of spring। ठीक है, अब यहाँ पर जब proportional स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। सोचो ना कि मान लो अगर स्प्रिंग है, अगर इसको हम इधर खींचे, स्ट्रेच करें, इसको स्ट्रेच करेंगे, जब मान लो स्ट्रेच करके यहाँ पर लाएं, कुछ स्प्रिंग फोर्स लगेगा इधर इसको रिस्टोर करने के लिए। मान लो इसको और खींचे और इधर लाएं, तो अब जो स्प्रिंग फोर्स है वो बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको और ज्यादा इसको इधर लाना चाहेगा। मतलब जितना ज्यादा हम डिस्प्लेसमेंट करते जाएंगे स्प्रिंग फोर्स उतना ही बढ़ते जाएगा। और वैसे ही अगर इसको कंप्रेस भी करेंगे तो मान लो थोड़ा सा कंप्रेस किए, थोड़ा सा फोर्स लगेगा, ज्यादा कंप्रेस किए ज्यादा फोर्स लगेगा। करके भी देखे कोई स्प्रिंग है ना, दबाना, जितना दबाते जाओगे उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको रिस्टोर करने के लिए। मतलब जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर जब एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है के और एक्स। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो एफ एस होता है वो एक्स के डायरेक्शन में होता है कि अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। तो उसके लिए यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया जाता है, एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको बोलते हैं हुक्स लॉ, याद रखना है इसको। एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। एफ एस क्या है? एफ एस है स्प्रिंग फोर्स, एफ एस हो गया स्प्रिंग फोर्स। एक्स क्या है? एक्स है डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्स। और के क्या है? के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। हर एक स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है, हर एक मटेरियल, अब स्प्रिंग किस चीज़ का बना है, कितना है स्प्रिंग है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो खैर ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। अब एक चीज़ बताओ, अगर मान लो दो स्प्रिंग है
अब दोनों स्प्रिंग में से एक का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो के ए है और एक का स्प्रिंग कांस्टेंट के बी है, ठीक है, और दोनों को सेम डिस्प्लेसमेंट दिया गया, तो दोनों में से किस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा होगा। मान लो कि अगर के ए बड़ा है के बी से, के ए बड़ा है, अगर दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दूसरे से ज्यादा है और दोनों को समान डिस्प्लेसमेंट दिया गया, तो किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा होगा। निश्चित रूप से ए वाले में, हाँ, क्योंकि ए का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको डिस्प्लेसमेंट होने के लिए। अरे इसमें से हो ना, के ज्यादा है जिसका, उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ध्यान रखना है कि अगर दो स्प्रिंग दिया है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट अगर दिया है कि सेम हो रहा है, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ये तो सीधे समझ सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट वह चीज होता है किसी स्प्रिंग का जो उसके शेप में चेंज होने को अपोज करता है, जो उसके शेप में चेंज होने को अपोज करता है। तो जितना ज्यादा ये स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा अपोज करेगा, मतलब उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स होगा, ठीक। तो वही होता है स्प्रिंग फोर्स। हुक्स लॉ क्या कहता है कि एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस क्यों लगा, क्योंकि एफ एस और एक्स आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, और क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, ये हटा तो कांस्टेंट आ गया कौन, के, एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। इसको लिखो। तो अभी तक जो है हुक्स लॉ हो गया। अब इसमें कुछ ग्राफ देख लिया जाए कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उनके बीच में किस तरह का ग्राफ बन सकता है। तो नॉर्मली क्या है कि जो स्प्रिंग का जो पोजीशन है उसको माना जाता है मेन पोजीशन, ठीक है। और जब मान लो कि ये अगर स्प्रिंग है, ये अगर स्प्रिंग है, तो जिस इसका ये पोजीशन है इसको हम बोलेंगे मेन पोजीशन। अब अगर इसको इधर अट्रैक्ट किया जाएगा, मतलब अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो, तो स्प्रिंग फोर्स किधर होगा, स्प्रिंग फोर्स इधर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो इधर हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे पॉजिटिव, और एफ एस किधर पॉजिटिव ना, क्योंकि ये मान लो ऑरिजिन हो गया, तो ऑरिजिन से टाइट जाने से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और एफ एस क्या हो गया यहाँ पर, एफ एस हो गया नेगेटिव, ठीक है। किस कंडीशन में, स्ट्रेचिंग, अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाए, ठीक है, तो स्ट्रेच करने पर एक्स डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव। अगर इसको कंप्रेस किया जाए, अगर इसको कंप्रेस किया जाए तब ये इधर से इधर आएगा, जीरो से कहाँ आया, नेगेटिव में, तब इसका एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा नेगेटिव, और इस पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो कैसा हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा पॉजिटिव। मान लो कि इसको ना ही स्ट्रेच किया जाए और ना ही कंप्रेस किया जाए, तो एक्स भी जीरो क्योंकि मेन पोजीशन पर है ना, और स्प्रिंग फोर्स भी नहीं है, स्प्रिंग फोर्स भी जीरो। मान लो ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 2 है, ये कंडीशन नंबर 3, तीन ही चीज हो सकता है, या तो मेन पोजीशन पर रहेगा, या उसको स्ट्रेच करेंगे, या उसको कंप्रेस करेंगे। अब इन तीनों की हेल्प से अगर ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा, मतलब कि अगर ये हो जाए फोर्स, ये हो जाए डिस्प्लेसमेंट और ग्राफ बनाना हो, इधर हम समझ सकते हैं एक्स पॉजिटिव है, इधर एक्स नेगेटिव है, इधर फोर्स पॉजिटिव है, इधर फोर्स नेगेटिव है। मेन पोजीशन यहाँ पे है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन था कि एक्स भी जीरो, एफ भी जीरो, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि एफ है, सेकेंड कंडीशन मतलब कंप्रेशन वाला कंडीशन, जरूरी नहीं है इसको सेकेंड इज थर्ड ही बोलेंगे, इसको भी थर्ड की सेकेंड बोल सकते हैं, लेकिन कंप्रेशन का कंडीशन, तो कंप्रेस करेंगे तो एक्स क्या होगा, नेगेटिव, और एफ कैसा होगा, पॉजिटिव। तो अगर एक्स निगेटिव होगा तो एक्स निगेटिव में किधर है, एक्स निगेटिव मतलब कि इधर है ना, एक्स निगेटिव और एफ पॉजिटिव, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, एक्स निगेटिव एफ पॉजिटिव। ये हो गया सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या है, एक्स पॉजिटिव एफ निगेटिव, एफ निगेटिव किधर है, इधर, और एक्स पॉजिटिव कौन है, ये, तो ये कुछ इस तरह का हो गया। ये हो गया सेकेंड कंडीशन, ये हो गया थर्ड कंडीशन। ये कब होता है, हाँ ये फिक्स है कि ये चीज कब होता है, सेकेंड सीधा बन जाए, ये चीज कब होता है, ये चीज क्या है कि एक्स पॉजिटिव है, इधर क्या है, एक्स पॉजिटिव है, और एफ कैसा है, एफ एस कैसा है, नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव और एफ एस नेगेटिव कब होता है, एक्स पॉजिटिव और एफ एस नेगेटिव होता है स्ट्रेचिंग कंडीशन में, मतलब ये जो ग्राफ बना ये स्ट्रेचिंग का बना।
ये कंडीशन, ये सीधा है थोड़ा, ठीक है, सीधा नहीं बना, सीधा है, सीधा है। तो ये कंडीशन कब होता है, इस कंडीशन में क्या है, एक्स जो है निगेटिव है, एक्स इधर निगेटिव है और इधर एफ एस कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये कंडीशन कब होता है, एक्स निगेटिव होता है कंप्रेशन कंडीशन में, मतलब ये कंप्रेशन वाला ग्राफ है। तो ये हो गया थर्ड कंडीशन, ये सेकेंड और ये फर्स्ट। तो ये हो गया एफ वर्सेस एक्स ग्राफ, ग्राफ ऑफ एफ एस वर्सेस एक्स। इसको ड्रॉ कर लेना है, बना लो इसको। ठीक है, तो अब निकालना है कि कितना वर्क डन जो है वह स्प्रिंग पर किया जाएगा कंप्रेस करने के दौरान, या कितना होगा उसको स्ट्रेच करने के दौरान, उसमें कितना वर्क डन होगा। मतलब कि वर्क डन इन अ फ्रिक्शन इन अ स्प्रिंग, वर्क डन इन अ स्प्रिंग। वर्क डन इन अ स्प्रिंग, ठीक है। अब पहले निकालते हैं स्ट्रेचिंग के दौरान। देखो एक बात तो क्लियर है कि हम शुरू में ही बोले हैं कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में ये होता है कि साइक्लिक प्रोसेस अगर कोई होता है तो उसमें टोटल वर्क डन 0 होता है। ये चीज़ होता है कंजर्वेटिव फोर्स में, जो कि उसमें तो कुछ सब कुछ कंजर्व रह रहा है ना, सब चीज़ केवल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है पोटेंशियल में, और ये चेंज हो रहा है उसमें, मतलब इसमें सब कुछ तो कंजर्व है, बाकी कहीं लॉस तो होने रहा है एनर्जी का। तो अगर एक साइक्लिक प्रोसेस देखा जाए तो उसमें जो टोटल वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो क्या होता है, 0। ये ध्यान रखना। अगर एक साइक्लिक प्रोसेस हो मतलब ये कि मान लो कि अगर ये स्प्रिंग हो तो स्प्रिंग को अगर यहाँ से स्ट्रेच किया जाए और फिर ये लौट के आ जाए तो उस दौरान जो वर्क हुआ स्ट्रेचिंग के दौरान या फिर लौट के आने के दौरान, तो टोटल वर्क डन कितना होना चाहिए, 0। जाने का और आने का जोड़ें तो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखना चाहिए, ठीक है। तो पहले करना है स्ट्रेचिंग का। जब स्ट्रेचिंग का करेंगे तो बताओ एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। स्ट्रेचिंग होगा एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव, और एफ एस कैसा होगा, नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव, एफ एस नेगेटिव। अब हमको यहाँ पर निकालना है वर्क डन, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स, जो थोड़ा सा इसमें किया गया। अब यहाँ पर डी डब्ल्यू, इसको अगर इंटीग्रेट कर दें, हम इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। और कहाँ से कहाँ तक, तो मान लो कि इसका मीन पोजीशन पर था, ये मीन पोजीशन पर एक्स क्या होता है, 0। स्ट्रेच किया गया, स्ट्रेच होकर मान लो पहुंचा यहाँ पर, यहाँ पहुंचा एक्स मैक्सिमम, एक्स मैक्सिमम यहाँ पहुंचा, एक्स मैक्सिमम बोलो या फिर एक्स फाइनल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स फाइनल पहले एक्स 0 पर था, स्ट्रेच किए तो यहाँ तक आया, एक्स फाइनल यहाँ तक आया। तो हम यहाँ पर जो लिमिट लेंगे कहाँ से कहाँ ले लेंगे, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एक्स एफ, ये लिमिट हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर हम अगर डी डब्ल्यू देखें, डी डब्ल्यू का वर्क डन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ इक्वल टू क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ये क्या स्प्रिंग फोर्स है ना। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस के एक्स, बोल गए स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पर हो गया माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, और अंदर में और लिमिट कहाँ से कहाँ है, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू एक्स एम, या ठीक है एफ है तो एक्स एफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन आ जाएगा, के तो कांस्टेंट है, माइनस के बाहर आ गया, माइनस के बाहर आ गया। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ है, 0 से एक्स एफ। तो पहले कहाँ का रखते हैं, पहले रखते हैं ऊपर का, माइनस का रखते हैं नीचे का। तो ऊपर का इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स एफ स्क्वायर, यही होगा ना। अब माइनस, अब 0 हो जाएगा सब, तो ये होगा वर्क डन, माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, ये होता है वर्क डन, ठीक है। माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, याद रखना ये वर्क डन होता है स्प्रिंग का। अब यही चीज आएगा कंप्रेशन का भी, लेकिन फर्क क्या रहेगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए तब ना माइनस प्लस मिलाकर 0 होगा। तो निकाल देते हैं कंप्रेशन का, कि जब वो वापस आ रहा था, तब जब वापस आ रहा था तो कहाँ से कहाँ आया, एक्स एफ से एक्स 0 आया,
ठीक है, तो सब कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ भी वही कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स डी एक्स, बस लिमिट चेंज हो जाएगा। आपकी कहाँ से कहाँ आया है, एक्स एफ से 0 आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स एफ से 0। तो एक्स एफ से 0 हो गया, मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम वर्क डन इक्वल टू एफ एस की जगह क्या हो जाएगा माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, और एक्स एफ से 0, माइनस के बाहर आ गया तो अंदर में बच गया वर्क डन इक्वल टू एक्स एफ स्क्वायर बाई 2 एक्स एफ से 0। तो जो वर्क डन होगा फाइनल इसमें ये आ जाएगा, एक बार ऊपर वाला माइनस करके नीचे वाला, सॉरी यहाँ माइनस था ना, माइनस के एक्स क्या बाहर चला गया, माइनस के है ना, सो बाहर लिए है ना, माइनस को बाहर लिया है ना, तो मैं स्क्वायर होगा, तो वर्क डन क्या हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। एक बार रखेंगे ऊपर वाला, ऊपर वाला रखेंगे तो ये सब कितना हो गया 0, सिंपली लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या हो गया एक बार 0 हो गया, अब माइनस, फिर माइनस रखेंगे ये नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा के एक्स एफ स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन कितना हो गया के एक्स एफ स्क्वायर बाई 2 है ना, या लिख सकते हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, दिख रहा है पॉजिटिव है। तो अगर एक साइक्लिक प्रोसेस देखा जाए तो उसमें वर्क डन, टोटल वर्क डन देखा जाएगा कितना हो गया 0, और ये होना भी चाहिए क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स था। ठीक है, तो ये होता है वर्क डन, कुछ लिखो या नहीं लिखो, ये याद रखना कि वर्क डन जो होता है वो कितना होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, ये कितना इसको डिस्प्लेसमेंट किया गया। ठीक है, माइनस यहाँ लिख भी सकते या नहीं लिख सकते, माइनस इसलिए जो माइनस ये बताता है कि जो फोर्स और जो एस है वो, हाँ, और ये भी समझ सकते कि अगर निगेटिव है मतलब कि स्ट्रेचिंग किया गया है, और पॉजिटिव है मतलब कि कंप्रेशन किया गया है। ठीक है, ये भी समझ सकते हैं, लेकिन ये सब मेन बात नहीं है, मेन बात ये है वर्क इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यही वर्क डन होता है स्प्रिंग फोर्स का, इसको लिख लेना है। हाँ, तो अभी तक जो है वर्क डन इन स्प्रिंग निकल गया। जनरली फॉर्मूला याद रखना है केवल ये, वर्क इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पर के है स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, कि मीन पोजीशन से जो है कितना डिस्प्लेस किया गया है स्प्रिंग को। अब तो इसमें एनर्जी का बात किया जाएगा कि अगर कोई स्प्रिंग को, सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और मतलब समझने वाला चीज़ है, एनर्जी किस तरह से चेंज होता है अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाए या कंप्रेस किया जाए, तो उसमें एनर्जी में किस तरह से चेंज होता है। अब देखो दो तरह का एनर्जी उसके पास है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे मान लो कि ये स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग था एक्स इक्वल टू 0 पे, और इसको क्या किया गया स्ट्रेच किया गया। जब इसको, ये सेम चीज़ यूज होता है पेंडुलम के केस में। ठीक है, चलो पेंडुलम समझ में अच्छे से आ जाएगा। पेंडुलम में मान लो कि एक पेंडुलम है, ठीक है, अब इसको हम, ये है इसका मीन पोजीशन, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ऑसिलेशन चैप्टर। अभी बस समझा रहे हैं कि इसकी हेल्प से समझना आसान हो जाएगा। अब मान लो कि पेंडुलम को हम क्या करें कि यहाँ से ले जाकर यहाँ पर रख ले जाएं, मतलब ये लटका हुआ है, मान लो कि एक ऐसे फ्लोर है, इससे धागा से एक बॉडी बंधा हुआ है, लटका हुआ है। अब इसको हम क्या करें कि यहाँ से कहाँ लाएं, यहाँ पर लाएं। जब यहाँ पर इसको हम लेकर आएंगे ना, जब यहाँ पर वो, जब ये पहुँच जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 रहेगा, क्योंकि इसमें तो रुका हुआ है। यहाँ आके जो रुकता है, तो कोई भी चीज़ मीन पोजीशन से हट के आता है जब एक्सट्रीम पोजीशन, देखो ये जो पोजीशन होता है जहाँ कोई चीज़ होता है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन, क्या बोलते हैं, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर यहाँ आगे रुक नहीं जाएगा, फिर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे इसका मोशन होता रहता है। तो जब यहाँ पर है तो मीन पोजीशन पर है, फिर यहाँ से जब यहाँ आया एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो जब यहाँ से यहाँ जाता है कुछ देर रुकता है, तो वहाँ पर उसका काइनेटिक एनर्जी 0 है, और वहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका शेप एकदम, पोजीशन कंप्लीटली चेंज हो गया है। इससे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर सब चीज़ को प्रूफ किया जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेशन चैप्टर। तो अभी के लिए केवल मान लो, मान भी क्या सोच भी सकते हैं ऐसा कि जब यहाँ पहुँचा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, तो पूरा एनर्जी किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है ना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। फिर जब आना शुरू करेगा तो धीरे धीरे इसका पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगा। सुनो, जब मीन पर था, जब मीन से यहाँ गया, जब मीन से यहाँ जा रहा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी घट रहा है,
जब यहाँ से इधर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, और काइनेटिक एनर्जी घट के कहाँ गया, पोटेंशियल एनर्जी में गया। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रहा है। इस जगह आकर ऐसा है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। वहाँ से फिर जब आएगा तो आने के दौरान फिर से इसका पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। जब मीन पोजीशन पर आएगा तो यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा और इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा। फिर जब यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ आने के बाद फिर से इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और इस तरह होते हुए फिर यहाँ पर ये करते रहेगा इस तरह से। मतलब ध्यान ये रखना है कि मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होता है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। ये बात ध्यान रखना है। सेम चीज़ यहाँ भी यूज होगा। यहाँ भी हम लोग अगर देखें, इसको हम मिटा देते हैं, याद रखना है इतना। अब खुद सोचो ना, जैसे मान लो कि बॉब है, अगर पेंडुलम का बॉब है, ठीक है, जब इधर जाएगा, मान लो इस करके छोड़ दिए ऐसे, अब यहाँ से इधर जा रहा है, जब जाएगा तो सब काइनेटिक एनर्जी घटते जाएगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। और वहीं जब इधर लौट के आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। जब यहाँ पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा उसका, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ भी हम लोग अगर देखें तो जब ये स्ट्रेचिंग अवस्था में रहेगा, ठीक है, जब मान लो कि यहाँ से स्ट्रेच होकर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जब आएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे, मान लो एक्सट्रीम पोजीशन इसका। मीन पोजीशन पर अगर देखा जाए तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, जीरो। और फिर यहाँ जब मान लीजिए कंप्रेस करेंगे जब, तो फिर मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आया, कंप्रेस एक्सट्रीम पर, तो यहाँ पर भी जो इसका काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, जीरो, और जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, मैक्सिमम। अब इसी को देखकर ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। मान लो कि ये इस तरह का प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मान लो कि यहाँ से इसको 4 मीटर स्ट्रेच किया गया और या 4 मीटर इसको डिस्प्लेस किया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, +1 +2 +3 +4, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। 4 मीटर इधर किया गया। जब 4 मीटर इधर इसको स्ट्रेच किया जाएगा तो उस दौरान यहाँ पर कौन सी एनर्जी, मान लो ये है डिस्प्लेसमेंट का और ये है एनर्जी का, तो यहाँ पर एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी जीरो होगी। मान लो कि अगर हम ये वाला ग्राफ बनाएं, ये बताओ, ये कर्व किसके लिए होगा, ये कर्व काइनेटिक एनर्जी के लिए होगा कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए होगा। एक सेकंड, ये जो कर्व बनेगा, ये कर्व ये किसके लिए बनेगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। देखो एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, ठीक है। बताओ इन दोनों में से कौन सा कर्व काइनेटिक एनर्जी का है और कौन सा कर्व पोटेंशियल एनर्जी का है। अगर इस कर्व को देखा जाए तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो है और मीन पोजीशन पर क्या है, मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम कौन होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये कर्व किसके लिए होगा, काइनेटिक एनर्जी। और अगर इस कर्व को देखा जाए तो ये मीन पोजीशन पर जीरो है। देखो ये क्या है, ये है x = 0 मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पर ये जीरो है, इधर जाने पर बढ़ रहा है, ये जाने पर भी बढ़ रहा है, मीन पोजीशन जीरो है। तो ये कर्व किसके लिए है, सेम कर्व बनता है पेंडुलम की एनर्जी के लिए भी। जब पता जगह पेंडुलम तो वहाँ भी सेम कर्व, सेम चीज़ है ना, दोनों जगह सेम चीज़ है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम। तो यही था, स्प्रिंग फोर्स खत्म हुआ। लगभग जितनी बात सब बात हो गई, इसको लिख लेना है।